नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर बबीता जैन, राजनीति विज्ञान विषय में सह आचार्य। आज हम ज्ञानदूत के इस दूसरे चरण में ब्रिटेन के संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजा और राजमुकुट का अध्ययन करेंगे। राजा का अर्थ है वह व्यक्ति जो समस्त शक्तियों का स्वामी होता है, और राजमुकुट को सामान्यतः हम सिर के आभूषण के रूप में जानते हैं। जब कोई व्यक्ति पहली बार राजा बनता है, तब एक निश्चित समारोह में, एक आयोजन में उसके सिर पर यह आभूषण धारण करवाया जाता है, और तब यह माना जाता है कि अब वह व्यक्ति जो राजा बन गया है राजमुकुट पहनकर, वह सभी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकारी बन गया है। जब तक उसके सिर पर राजमुकुट नहीं था, तब तक वह एक सामान्य व्यक्ति था, उसके पास कोई भी शक्तियाँ नहीं थी। किंतु राजमुकुट धारण करते ही वह व्यक्ति समस्त शक्तियों का स्वामी बन जाता है। इस प्रकार राजमुकुट संवैधानिक दृष्टि से समस्त शक्तियों का बोध कराता है, और यह जो राजमुकुट है, यह किसी व्यक्ति विशेष में उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार प्रदान कर देता है। इसलिए राजा और राजमुकुट ये दो वास्तव में संवैधानिक दृष्टि से भिन्न शब्द हैं, किंतु जब किसी देश में अकेला राजा ही राजमुकुट की सभी शक्तियों का प्रयोग करता है, तब उसका अर्थ न तो जानने की आवश्यकता होती है और न ही इसकी भिन्नता को जानना कोई ज़रूरी होता है। किंतु जब राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग अकेला राजा नहीं करता, वरन राजा के साथ बहुत सारे लोग मिलकर के, व्यक्तियों का समूह राजमुकुट की सभी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तब यह सवाल उठता है कि राजा और राजमुकुट में आखिर भिन्नता क्या है। तो यदि अर्थ के दृष्टिकोण से हम देखें तो राजमुकुट संवैधानिक दृष्टि से शासन की समस्त शक्तियों का एक सामूहिक नाम है। ये इससे शासन की शक्तियों का, संपूर्ण शक्तियों का, टोटल जो पावर्स हैं उनका बोध होता है, और राजा वह व्यक्ति है जो राजमुकुट की इन शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकारी होता है। इस प्रकार यदि हम राजा और राजमुकुट इन दोनों शब्दों के अर्थ को यदि ठीक प्रकार से जानें, तो इनके कुछ अंतर हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। पहली भिन्नता तो यही है कि राजा एक व्यक्ति होता है, जबकि राजमुकुट समस्त शक्तियों का एक सामूहिक नाम है। वह कोई व्यक्ति नहीं है, वरन वह सत्ता है जो समस्त शक्तियों का बोध कराती है। इसलिए राजा एक व्यक्ति है, राजा अस्थायी है। व्यक्ति आते हैं, चले जाते हैं, एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, दूसरा व्यक्ति राजा बनता है। किंतु राजमुकुट एक स्थायी सत्ता है जो हमेशा चलती रहती है। व्यक्तियों के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। राजमुकुट इस प्रकार से स्थायी है, अमर है, और राजा एक मरणशील व्यक्ति है। ब्रिटेन के संविधान के संदर्भ में दूसरी विशेषता यह है कि राजमुकुट सामूहिक शक्तियों का एक नाम है। वे सभी शक्तियाँ जिनका प्रयोग मंत्रिमंडल, संसद, राजा, इस प्रकार की बहुत सारी सत्ताएं मिलकर के करती हैं, उन्हें व्यवहार में राजमुकुट कहा जाता है। और राजा एक व्यक्ति है जिसके नाम से राजमुकुट की सभी शक्तियों का प्रयोग होता है। एक और महत्वपूर्ण भिन्नता है, वो ये है कि राजमुकुट तो जनता की इच्छा का प्रतीक है। यानी कि जनता जो शक्तियाँ राजमुकुट को प्रदान करना चाहती है, जनता जो चाहती है कि यह कार्य राजनीति के माध्यम से होना चाहिए, वे सभी शक्तियाँ राजमुकुट में निहित होती हैं। और राजा एक सजावट मात्र है, राजा केवल दिखने वाला एक प्रतीक है। राजमुकुट एक अमूर्त संस्था है। राजमुकुट को हम उस आभूषण को तो देख सकते हैं, किंतु राजमुकुट में निहित जो शक्तियां हैं, राजमुकुट में बहुत से लोग मिलकर के शक्तियों का प्रयोग करते हैं। एक इकाई के रूप में हम उन्हें नहीं देख सकते, किंतु राजा मूर्तिमान है
और उसको देखा जा सकता है। राजमुकुट और राजा का एक और महत्वपूर्ण अंतर है कि जहाँ राजमुकुट संपूर्ण है, शक्तियों की टोटलिटी है, वहाँ राजा उस टोटलिटी का केवल एक भाग है, राजा केवल राजमुकुट का एक अंग है। इस प्रकार ब्रिटेन के संविधान के संदर्भ में राजा और राजमुकुट दो भिन्न सत्ताएं हैं, और ये भिन्नता एक लंबे इतिहास का परिणाम है, एक लंबे 1500 सालों के संघर्ष का परिणाम है। जब राजा निरंकुश होता था ब्रिटेन में, तब वही सारी शक्तियों का प्रयोग स्वयं करता था, अकेला करता था। इसलिए राजा और राजमुकुट की भिन्नता का कोई भी अर्थ नहीं था। किंतु जब राजा ने अपने निरंकुशता के कारण जब जनता ने ये महसूस किया कि राजा की निरंकुशता को और नहीं सहन किया जा सकता, तब जनता ने संघर्ष किया, और संघर्ष की इस प्रक्रिया में धीरे धीरे लंबे कालखंड में 1500 सालों के लंबे समयावधि में जनता ने राजा से शक्तियां छीननी प्रारंभ की, और एक महत्वपूर्ण संस्थाओं का उदय हुआ, जिनमें मंत्रिमंडल और संसद ये दो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। और ब्रिटेन में राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण हो गया। इस तरह से राजमुकुट के भीतर जो शक्तियां पहले राजा प्रयोग करता था, अब वर्तमान में उनका प्रयोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। इस प्रकार से अब यह जो अंतर है, ये ब्रिटेन के संविधान को जानने की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक हो गया है। इस प्रकार अब हमें यह समझ में आ सकता है कि आखिर राजमुकुट किसे कहें। राजमुकुट को समझने के लिए बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से इसे परिभाषित किया है। एक विचारक हुए हैं हरमन फाइनर। उनका कहना है कि राजमुकुट राजनीतिक शक्तियों के असली केंद्रों के ऊपर एक अलंकृत उपाधि है, अर्थात जो भी राजनीतिक शक्तियां हैं, उन राजनीतिक शक्तियों को क्या नाम दिया जाए, तो ब्रिटेन के संविधान में यह एक अलंकरण है। यह उपाधि उन शक्तियों का एक नाम प्रदान कर दिया गया है, जिसे ही राजमुकुट कहा जाता है। तो यह एक, जिस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को हम भारत में देखते हैं कि अलग अलग उपाधियां, जैसे किसी व्यक्ति को भारत रत्न कह दिया जाता है, किसी व्यक्ति को कुछ और कह दिया जाता है, उसी प्रकार से ब्रिटेन में जो सामूहिक जो अलंकरण है राजनीतिक शक्ति का, उस अलंकरण को ही राजमुकुट कह दिया गया है। एक विद्वान हुए हैं मुनरो राजमुकुट को एक विधि व्यक्ति के रूप में देखते हैं। उनका कहना है कि राजमुकुट कानूनी दृष्टिकोण से यदि हम बात करें, तो कानून में उसे एक व्यक्ति माना जाता है, और ऐसा व्यक्ति जो न कभी शरीर धारण करता है और न कभी मरता है। यानी कि जब कानून का जो विशेषज्ञ है, एक न्यायाधीश है, वो जब राजमुकुट को यदि बात करेगा, तो उसके दृष्टिकोण में राजमुकुट एक व्यक्ति है, ऐसा कानूनी व्यक्ति जो हमेशा विद्यमान रहेगा, और उसकी अपनी शक्तियां हैं, उसकी अपनी जो सामूहिकता है, वो एक राजमुकुट के शब्द में ही प्रयोग कर दी जाएगी। तो कानूनी दृष्टिकोण से यह एक, जैसे सामान्य व्यक्ति होते हैं, इसे भी एक व्यक्ति मान लिया गया है ब्रिटेन के संविधान में, ब्रिटेन के कानून में। सिडनी लो ने बहुत सुंदर इसकी एक परिभाषा दी है राजमुकुट की, और वो ये कहता है कि राजमुकुट एक सुविधाजनक काम चलाऊ उपकल्पना है। अर्थात राजमुकुट एक कुछ भी नहीं है। राजमुकुट का नाम वैसे तो एक सामान्य आभूषण का नाम है, किंतु ब्रिटेन के संविधान में जिसे राजमुकुट कहा जाता है, वास्तव में वो हम सुविधा की दृष्टि से, हम समझने की दृष्टिकोण से ही केवल हमने सभी शक्तियों को एक नाम दे दिया है राजमुकुट का। कौन सी शक्तियाँ? वे सारी शक्तियाँ जिनका प्रयोग पहले किसी समय में अकेला राजा करता था, आज उन शक्तियों में जो भी राजा के साथ शेयर करता है, राजा के अलावा जो लोग मिलकर के राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग करते हैं, उन सब को मिलाकर के यदि एक नाम दे दिया जाए,
तो वो राजमुकुट नाम हो सकता है। इसलिए केवल समझने के दृष्टिकोण से ये नाम दे दिया गया है, सुविधा के दृष्टिकोण से राजमुकुट, ऐसा सिडनी लो का कहना है। वेड और फिलिप्स ये विचारक कहते हैं कि राजमुकुट शब्द से शासन की शक्तियों के कुल योग का बोध होता है और यह कार्यपालिका का पर्यायवाची है। अर्थात जैसा कि मैं बार बार अभी कह रही हूँ कि शासन की सभी शक्तियाँ मिलकर के जो चीज़ बनती है वो ही राजमुकुट है और वो ही कार्यपालिका का पर्यायवाची है। इस प्रकार से राजमुकुट को विद्वानों ने जो परिभाषा दी है उस परिभाषा के अनुसार यही अर्थ निकलकर सामने आता है कि ब्रिटेन के संविधान में राजा के द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाली वो सारी शक्तियाँ जो पहले अकेला राजा करता था, आज जो जो लोग भी उसमें भागीदार बन गए हैं उन सब लोगों का सामूहिक नाम, उन सब लोगों का एक नाम राजमुकुट है। आइए अब बात करते हैं राजमुकुट की शक्तियों की, अर्थात ये सब लोग मिलकर के कौन कौन सी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। अब हम ध्यान दें कि जिन शक्तियों को पहले अकेला राजा प्रयोग करता था, आजकल बहुत सारे लोग मिलकर के करते हैं। तो वे शक्तियाँ कौन सी हैं? कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, धार्मिक शक्तियाँ, संरक्षक और सम्मान की शक्तियाँ। अब इनका हम यदि विस्तार से अध्ययन करें तो कार्यपालिका शक्तियों में वे समस्त शक्तियाँ आ जाती हैं जब राजा को शासन का संचालन कैसे करना है। यानी कि अब राजमुकुट के अंतर्गत जिन शक्तियों का हम कार्यपालिका शक्तियों का अध्ययन करेंगे उसमें ये है कि राजमुकुट को, अब क्योंकि हम राजमुकुट को एक व्यक्ति मान रहे हैं तो यहाँ पर हम यह देखेंगे कि राजा और उसके मंत्री सब मिलकर के कर क्या रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले राजा प्रशासन का निर्देशन करता है, यानी कि कानूनों को लागू करने के लिए सरकार के जो विभिन्न विभाग बनाए जाते हैं उन विभागों में ठीक प्रकार से कार्य सुनिश्चित हो, इसके लिए सबसे पहले राजा बहुत सारी नियुक्तियां करता है। वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राजा तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है और इस नाते वह अलग अलग सेनाओं के सेनापतियों की नियुक्ति करता है, वह न्यायाधीशों की नियुक्तियां करता है। अर्थात पूरे देश के प्रशासन को चलाने के लिए अपने अधीन उसे बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ती है। तो नियुक्तियों संबंधी शक्तियाँ, जिनकी नियुक्तियाँ वह करता है उनकी सेवा शर्तें, उनको कितना वेतन मिलेगा, उनके सेवा का प्रकार क्या होगा, यदि उन्होंने ठीक से काम नहीं किया तो उनको पद से कैसे हटाया जाएगा, ये सारे अनुशासन के नियम जो हैं उसके द्वारा या उसके नाम से कानून में बनाए जाते हैं। फिर इन सब कार्यों को करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो राजमुकुट के द्वारा एक वार्षिक बजट बनाया जाता है और वह जो बजट है वह बजट संसद में पास करवाया जाता है प्रत्येक वर्ष, और संसद में स्वीकृत होने के बाद उस बजट के अनुसार ही राजमुकुट शासन पर विभिन्न खर्च करता है और कानूनों को भली प्रकार से लागू करवाता है। इसके अतिरिक्त वह पूरे देश में जो स्थानीय शासन है, स्थानीय स्वशासन की भी देखभाल करता है। तो कुल मिलाकर कार्यपालिका शक्तियों में घरेलू क्षेत्र में वे सारे कार्य उसे करने होते हैं जो कानूनों को लागू करने के लिए आवश्यक हैं। और यदि वैदेशिक संबंधों की बात करें तो वह विदेशों में अपने विभिन्न राजदूतों को नियुक्त करता है, विदेशों से आने वाले राजदूतों को स्वीकृत करता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ब्रिटेन का प्रतिनिधि मंडल उसी के नाम से जाता है, उसी के नाम से विदेशों में संधियां की जाती हैं, उसी के नाम से विभिन्न समझौते किए जाते हैं, उसी के नाम पर, राजमुकुट के नाम पर ही युद्ध और शांति की घोषणा की जाती है। इस प्रकार से वैदेशिक संबंधों में और घरेलू क्षेत्र में उसकी शक्तियाँ बहुत व्यापक हैं और वह
घरेलू और बाहरी क्षेत्र में संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग अपने अधीन जो उसका प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्रिमंडल है उनसे ये सभी कार्य करवाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उसकी कार्यपालिका शक्तियों में उसके साथ भागीदार जो हैं वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल होते हैं और राजा के नाम पर वही सारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। दूसरा है विधायी या व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ। इन शक्तियों का अर्थ है कानून बनाना। अब कानून बनाने के लिए उसको क्या करना है, तो सबसे पहले तो उसे कानून बनाने का कार्य संसद करती है। तो राजमुकुट जो है वो स्वयं संसद का एक भाग है। संसद के दोनों सदन अर्थात हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इन दो के साथ ही जो महत्वपूर्ण घटक है वो स्वयं राजा होता है। तो राजा हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात चुनाव करवाता है, चुनावों की तिथियों की घोषणा करता है और इस प्रकार से उसके नाम से जो चुनाव संपन्न होते हैं उसके बाद जो पहली बैठक होती है वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है जिसमें वह उसे संबोधित करता है। इस प्रकार से यह मान लिया जाता है कि संसद कानून बनाने का जो भी कार्य करती है वह राजमुकुट के या राजा के निर्देशन में ही कर रही है। जो लॉर्ड सभा है, लॉर्ड सभा का निर्माण भी राजमुकुट के द्वारा ही होता है क्योंकि लॉर्ड सभा एक स्थायी सदन है और लॉर्ड सभा में विभिन्न व्यक्तियों को पियर बना करके पियरेज की उपाधि प्रदान करके उसकी सदस्यता राजा ही देता है। यानी कि राजा किसी व्यक्ति को यदि पियर बनाएगा तो वह जो पियर है वो लॉर्ड सभा का सदस्य बन जाएगा। इसलिए लॉर्ड सभा की सदस्यता का जो संपूर्ण अधिकार है वो राजमुकुट के पास ही है। तो दोनों सदनों का सबसे पहले निर्माण यह राजमुकुट के निर्देशन में होता है। दूसरा, इन सदनों के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों के ऊपर जो अंतिम स्वीकृति है वो राजमुकुट की स्वीकृति ली जाती है, अर्थात राजा के अंतिम हस्ताक्षर से ही कोई भी विधेयक कानून का स्वरूप ग्रहण करेगा। यदि राजा उस पर वीटो कर देगा, यदि राजा उस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा तो वह कानून नहीं बन सकता। हालांकि व्यावहारिक स्थिति ये है कि सन 1707 के बाद आज तक राजा ने जनता के इस संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून पर वीटो या निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं किया है। इसी प्रकार से राजमुकुट की सिफारिश पर ही, राजमुकुट की पूर्वानुमति से ही किसी भी विधेयक को पहले हाउस ऑफ कॉमन्स में रखा जाता है। क्योंकि पैसा जो है वो जनता का है, इसलिए राजा से अनुमति ली जाती है कि हम जनता के इस पैसे को हम पहले पैसे से संबंधित प्रस्ताव को हम पहले जनता के सदन में रखेंगे। तो इस प्रकार से वहाँ यह परंपरा बन गई है कि राजमुकुट से अनुमति लेकर के या राजा से अनुमति लेकर के धन संबंधी प्रस्ताव को पहले जनता के सदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में ही रखा जाएगा। इसी प्रकार से यह राजमुकुट का अधिकार है कि वह सदन या लोकसभा को स्थगित कर दे और उसे विघटित भी कर सकता है और साथ ही संसद का सत्रावसान भी कर सकता है। अर्थात संसद का सत्र जब पूरा हो जाता है तब राजमुकुट की औपचारिक घोषणा से ही यह तय होता है कि अब संसद ने अपना कार्य कर लिया है और संसद का यह वर्तमान अधिवेशन या यह सत्र समाप्त हो गया है। या वह देखता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर वह उसे भंग भी कर सकता है। इस प्रकार से कानून निर्माण करना और कानून निर्माण करने वाली जो संस्था है संसद, उसके निर्माण की जो अंतिम जिम्मेदारी है एक प्रकार से वो राजमुकुट की ही है और उसी के निर्देशन में ये सारा कार्य होता है। विधायिक शक्तियों के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उसका जो कार्य है, शक्ति है, वो है सपरिषद आदेश। अर्थात
संसद बहुत सारे कानून नहीं बनाती और समय की कमी के कारण बहुत सारे कानूनों के बारे में वह केवल मोटी मोटी रूपरेखा बना करके और उस कानून को निर्माण को पूरा कर देती है। और जब ऐसे कानूनों को जब लागू करने का समय आता है तब प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल उसमें छोटे छोटे आदेशों को, छोटे छोटे नियमों को जोड़ते चले जाते हैं और इन नियमों को फिर राजमुकुट की सील के साथ ही, यानी कि राजमुकुट ये कहता है, राजा एक प्रकार से ये कहता है कि इन नियमों को भी कानून के समान ही समझा जाना चाहिए। इस प्रकार से सपरिषद आदेश, जो कि वे कानून जो संसद ने बनाए हैं, उन कानूनों के भीतर ऐसे नियम जो कि मंत्रिमंडल ने सम्मिलित किए हैं, उन नियमों को भी संसद के समान ही प्रभावी समझा जाए, कानूनों के समान ही इन नियमों को सपरिषद आदेश कहा जाता है और इनका महत्व है वो कानूनों के समान ही होता है। इस प्रकार से इसकी विधायी शक्तियाँ भी बहुत व्यापक हैं। तीसरा है न्यायिक शक्तियाँ, यानी कि राजा को न्याय का स्रोत समझा जाता है और न्यायपालिका के जो सभी न्यायाधीश हैं वो न्यायाधीश राजा के नाम से ही अपना पद ग्रहण करते हैं और समस्त न्याय का कार्य है वो राजा के नाम से ही संपादित होता है। किंतु व्यवहार में राजा अब न्याय का कार्य नहीं करता, किंतु परंपरा से सिद्धांत में आज भी वह न्यायिक शक्तियों का स्वामी समझा जाता है। वह उसी के नाम पर वह क्षमा और सर्व क्षमा घोषित कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को किस अपराध को की सज़ा को वो कम कर सकता है और चाहे तो उस सज़ा को पूरी तरह से समाप्त भी कर सकता है। तो क्षमादान का उसका जो अधिकार है वह केवल फौजदारी मामलों में ही है, दीवानी मामलों में नहीं है। इसके अतिरिक्त धार्मिक शक्तियाँ, क्योंकि ब्रिटेन एक धार्मिक राज्य है और ब्रिटेन में जो राज्य धर्म है वो प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म है, तो इस प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म का जो सबसे बड़ा राज्य का चर्च है, जो कि एंग्लिकन और प्रेस्बिटेरियन चर्च है, वह राज्य का ही एक अंग माना जाता है और उसका नियंत्रण राजमुकुट के हाथ में ही है। चर्च के जितने भी पादरी हैं उस राज्य के चर्च के, उन सब की नियुक्ति राजमुकुट के द्वारा की जाती है और जब उनकी जो कन्वोकेशन होते हैं तो उसकी जो कार्यवाहियाँ हैं वो राजमुकुट के आदेश से ही प्रारंभ होती हैं और राजा ही कन्वोकेशन बुला सकता है। ये दीक्षांत समारोह इनका होता है तब राजा ही उनमें उपाधियों का वितरण करता है। इसके अतिरिक्त अंतिम जो शक्तियाँ हैं वो है संरक्षक और सम्मान की शक्तियाँ, यानी कि राजा सम्मान का स्रोत है, वही पीयर की उपाधि प्रदान करके लॉर्ड सभा का निर्माण करता है। सामाजिक क्षेत्र का जो सर्वोच्च सम्मान है नाइट की उपाधि, तो ये नाइटहुड की उपाधि भी राजा ही प्रधानमंत्री के परामर्श से प्रदान करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में जितनी भी शक्तियाँ हो सकती हैं जिनका वर्णन हमने अभी अभी किया है, वे सभी शक्तियाँ मिलकर के राजमुकुट की शक्तियाँ कहलाती हैं, जिनका जो नाम है वो राजा के नाम से चलता है, किंतु इन शक्तियों का जो यथार्थ में प्रयोग है वह मंत्रियों के द्वारा किया जाता है। अर्थात इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि राजा के नाम से कोई भी आदेश निकलता है तो कानून के अंतर्गत यह माना जाएगा कि यह आदेश राजा का है, किंतु इस व्यवहार में स्थिति बिल्कुल उल्टी है। अर्थात व्यवहारिक स्थिति ये है कि वह नाम तो राजा का है किंतु वास्तव में वो आदेश राजा ने प्रसारित नहीं किया, वास्तव में किसी मंत्री ने वह आदेश जारी किया है और उस आदेश पर उस मंत्री के ही हस्ताक्षर राजा के हस्ताक्षर से पहले होते हैं। इसका अर्थ ये है कि कोई भी जो आदेश है यथार्थ में प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा निकाले जाते हैं, किंतु नाम जो है अंतिम नाम वो राजा का चलता है। इस प्रकार राजमुकुट की शक्तियों का अर्थ ये है कि कानून के दृष्टिकोण से आज भी
राजा को ही समस्त व्यक्तियों का स्वामी समझा जाता है, किंतु लोकतंत्र के कारण अब राजा की सभी शक्तियों का प्रयोग जनता के द्वारा चुने गए मंत्री और प्रधानमंत्री के निर्देशन में ही होता है। इस प्रकार से सिद्धांत में वहाँ राजतंत्र है, किंतु व्यवहार में उस राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण हो गया है। अब यदि हम राजा की वास्तविक स्थिति की चर्चा करें कि जिस राजा के नाम पर इतनी सारी शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है, वास्तव में वो जो व्यक्ति है, जो राजा, उसकी स्थिति क्या है, तो उसकी स्थिति को ब्रिटेन में कुछ वाक्यों से समझा जा सकता है जो ब्रिटेन में सामान्यतः प्रयोग में लिए जाते हैं। पहला तो है, राजा कोई गलती नहीं कर सकता। ब्रिटेन के संविधान के जानकार इसका अर्थ यह लगाते हैं कि इसका अर्थ यह है कि राजा कोई कार्य करता ही नहीं है, इसलिए वह कोई गलती नहीं कर सकता। राजा के नाम से सारे कार्य मंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है, इसलिए यदि कोई गलती भी होगी तो राजा के द्वारा गलती नहीं मानी जाएगी, वरन वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की गलती होगी, क्योंकि राजा के प्रत्येक आदेश से पहले एक मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं और उस गलती का अंतिम जो जिम्मेदारी है वो उस व्यक्ति की ही, उस मंत्री की ही मानी जाएगी। इसलिए राजा कोई कार्य नहीं करता, इसलिए कोई गलती भी नहीं करता। राजा राज्य करता है, शासन नहीं करता। राज्य करने का अर्थ है कि राजा के नाम से ही सारे कार्य किए जाएंगे, किसी और व्यक्ति का नाम नहीं चल सकता। और शासन करने का अर्थ ये है कि शासन की शक्तियों का वास्तविक प्रयोग राजा नहीं करता, वरन शासन की शक्तियों का वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री और उसकी जो टीम है, जिसे मंत्रिमंडल कहा जाता है, वही करते हैं। इसलिए शासन करने वाला तो वहाँ प्रधानमंत्री है और राज्य करने वाला राजा है, यानी कि राजा का केवल नाम चलता है और प्रधानमंत्री सारे काम अपने स्वविवेक से करते हैं। तीसरा जो है, उसकी जो वास्तविक स्थिति को दर्शाता है, वो है राजा के कुछ विशेषाधिकार हैं और कुछ उन्मुक्तियां हैं। ये विशेषाधिकार राजा के तब काम में आते हैं जब सामान्य स्थितियों से भिन्न कुछ अलग प्रकार की विशेष स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। और वो जो विशेष स्थितियां हैं वो ये हैं कि वह प्रधानमंत्री और उस अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। लेकिन यह यदि स्थिति आ जाए कि लोकसभा में जब किसी भी व्यक्ति को बहुमत नहीं मिलेगा, तब राजा अपने उस विशेषाधिकार का प्रयोग करेगा स्वविवेक से कि किस व्यक्ति को अब प्रधानमंत्री बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। तो इसी प्रकार से वह अपने विशेषाधिकार का प्रयोग तब करता है जब एक ऐसा व्यक्ति लोकसभा को भंग करने की सिफारिश करता है, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसके पास स्वयं भी लोकसभा का विश्वास नहीं रह गया है। तो ऐसे व्यक्ति के सिफारिश को राजा माने या न माने, यह भी उसका एक विशेषाधिकार है। इस प्रकार से पीयर की उपाधि धारण करना, अब पीयर की उपाधि प्रदान करना यह भी राजा का विशेषाधिकार है, किंतु जैसा कि हमने देखा कि वास्तव में अब राजा स्वयं कोई कार्य करता ही नहीं, राजा के नाम से सभी कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा ही किए जाते हैं। और अंतिम जो स्थिति है कि यद्यपि आज राजा केवल नाम मात्र का प्रधान रह गया है, किंतु अनेक कारणों से राजा का प्रभाव बहुत व्यापक है। उसका कारण क्या है? वे कौन से कारण हैं जिनके कारण आज भी यद्यपि राजा की शक्तियाँ कुछ भी नहीं हैं, शक्तियों की दृष्टि से वह केवल स्वर्णिम शून्य है, किंतु व्यापक आधार पर उसका प्रभाव आज भी विद्यमान है। तो ब्रिटेन के संविधान के एक विशेषज्ञ हैं बेजहॉट। बेजहॉट ये कहता है कि प्रशासन के क्षेत्र में आज भी उसके पास 3 अधिकार हैं। पहला, परामर्श देने का अधिकार, दूसरा प्रोत्साहन देने का अधिकार और तीसरा चेतावनी देने का अधिकार। अर्थात वह यदि चाहे तो उसके द्वारा जब परामर्श लिया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, तब वह एक उत्तम परामर्श देकर के देश की राजनीति को दिशा दे सकता है। ऐसी विकट स्थितियों में क्या किया जाए? जब प्रधानमंत्री राजा से पूछता है
तब वह अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से, अपने स्वविवेक से देश के हित के लिए परामर्श दे सकता है और उसके परामर्श का बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से राजा जब अच्छी सरकार के कार्यों की प्रशंसा करता है, उसे प्रोत्साहन प्रदान करता है, तो उसके प्रोत्साहन को भी ब्रिटेन में बहुत ही सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाता है और उस सरकार के लिए अगला चुनाव जीतना बहुत सहज हो जाता है। और तीसरा, चेतावनी कि यदि सरकार, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ठीक प्रकार से कार्य नहीं करता और यदि अपने रेडियो वक्तव्य में या देश के नाम संबोधन में जब राजा ऐसे व्यक्ति को, ऐसी सरकार को जब चेतावनी देता है, तो उस चेतावनी का भी बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यद्यपि कानूनी दृष्टिकोण से आज राजा के पास स्वयं के पास कोई शक्तियां नहीं हैं, उसकी समस्त शक्तियां प्रधानमंत्री के पास चली गई हैं, किंतु अब सवाल यह उठता है कि ऐसे में अब राजपद के रहने का औचित्य ही क्या है। तो उसके औचित्य की जो हम चर्चा करेंगे वो हम अनेक ऐसे अलग अलग हम हेडिंग के अंतर्गत करेंगे। ऐसे अनेक कारण हैं जिनके कारण आज भी राजपद बचा हुआ है, राजपद को औचित्य मिला हुआ है। पहला है ऐतिहासिक कारण, अर्थात राजा यह 1500 वर्ष से निरंतर चला आ रहा एक ऐसा पद है जिस पर जनता आज भी नाज करती है। इतिहास में लंबे उतार चढ़ाव के समय भी वहाँ सभी संस्थाओं में परिवर्तन आया, किंतु राजा वैसे का वैसे बना रहा। तो यह जो निरंतरता है, इस निरंतरता ने ब्रिटेन की जनता को एक गर्व करने का एक जो है वो कारण दिया है। फिर ब्रिटेन के राजाओं ने लोकतंत्रीकरण में बहुत सहयोग किया है जनता का। जब जब जनता ने मांग की, तब तक वहाँ के राजाओं ने जनता की मांग के अनुसार ही वैसा ही व्यवहार किया था। इसके अलावा वहाँ के जो 20वीं शताब्दी में यदि हम बात करें तो ब्रिटेन के राजा बहुत ही जनता के पसंदीदा व्यक्तित्व रहे हैं। जैसे महारानी विक्टोरिया के अधीन ब्रिटेन ने एक बड़ा साम्राज्य जो है वो पूरी दुनिया में अपने एक साम्राज्य का डंका बजाया। इसी प्रकार ब्रिटेन के राजा एडवर्ड 7 जो थे वो बहुत ही विक्टोरिया के बाद हुए और वो हंसमुख प्रकृति के थे, जनता उन्हें बहुत पसंद करती थी। इसी प्रकार से वर्तमान महारानी जो एलिजाबेथ 2 है वो बहुत ही खूबसूरत रही और अपनी खूबसूरती और अपनी सद्गुणों के चलते वो ब्रिटेन की जनता की प्रिय महारानी बनी रही। इसलिए ऐसे अच्छे अच्छे राजा जब ब्रिटेन में आए और उन्होंने जनता का सम्मान किया, तो ऐसे राजाओं को जनता ने पसंद किया और जनता चाहती है कि ये राजा हमारे बने रहें। इसी प्रकार से राजपद के रहने का एक बड़ा राजनीतिक कारण ये है कि ऐसे राजाओं के कारण ब्रिटेन में राजतंत्र को हटाए बिना ही लोकतंत्र आ गया है। दूसरे देशों में, अगर फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें और दूसरे दुनिया में देशों की बात करें, तो एक खूनी क्रांतियों के बाद जब राजतंत्र को ज़बरदस्ती हटाया गया राजाओं को, तब वहाँ पर लोकतंत्र आ पाया। इसके विपरीत ब्रिटेन में स्थिति ये है कि राजाओं ने सहर्ष अपनी शक्तियाँ जनता को भेंट कर दी, सहर्ष अपनी शक्तियाँ जनता को दे दी कि आपकी मर्ज़ी से शासन चलेगा और आपकी मर्ज़ी में ही मेरी मर्ज़ी है। जब राजाओं का ऐसा बर्ताव रहा तो यह स्पष्ट ही है कि वहाँ की जनता ने ऐसे राजाओं का स्वागत ही किया। फिर एक बड़ा आर्थिक कारण ये है कि राजा के होने से राष्ट्रपति के चुनाव के जो खर्चे होते हैं वो सभी खर्चे कम हो जाते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष में आने वाले जो चुनाव हैं, जो अस्थिरता शासन में आती है 5-5 वर्ष के पश्चात, वह अस्थिरता नहीं आती और पूरे जीवन पर्यंत के लिए एक राजा ब्रिटेन के गौरव में वृद्धि करता है। और ब्रिटेन की जनता राजा के रहने से एक सुरक्षा का अनुभव करती है। वो ये सोचती है कि जब राजा राजमहल में होते हैं तब हम चैन की नींद सोते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ब्रिटेन के राजा ने ब्रिटेन को बहुत गौरव करने का कारण प्रदान किया है कि ब्रिटेन का साम्राज्य इतना विशाल था कि उसके साम्राज्य में कभी सूरज अस्त नहीं होता था। इतने बड़े साम्राज्य को यदि किसी एक नाम से जाना जाता है तो ब्रिटेन के राजा के नाम से जाना जाता है। तो ब्रिटेन का वो जो साम्राज्य का जो गौरव है,
अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वह भी राजपद के कारण ही रहा है। ब्रिटेन के जो जनता है, ब्रिटेन की जो सेना है, वो खुशी खुशी राजाओं के भू क्षेत्र को, राजाओं के राज्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वीरतापूर्वक लड़ते रहे और भू क्षेत्र में बढ़ोतरी होने को, राजा के गौरव को बढ़ना वो मानते रहे। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिन कारणों की से आज यद्यपि राजाओं के पास कोई वास्तविक शक्ति और सत्ता शेष नहीं है, किंतु वो गौरव, वो सम्मान और वो दूसरे बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण जनता ये चाहती है कि राजा का जो पद है वो बना रहना चाहिए। और ब्रिटेन के संविधान में ये एक बहुत ही गौरव का पद है। धन्यवाद।